ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स रिट या फिर यूपी टेट या फिर सुपर टेट, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो जूनियर हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक पोर्शन करवा रहा था। किसका? ईवीएस का, जो कि क्लास 6, 7th और 8th की एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक्स होती है उसके अकॉर्डिंग। ओके, यानी कि जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग, जो कि मैं आपको ये 12 टॉपिक करवाने वाला था। मैंने आपको अच्छे तरीके से टॉपिक सारे एक्सप्लेन कर दिए थे और सारा कुछ बता दिया था। आपको खुद पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है। अगर मेरे मदद से पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलेंगी, एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का निचोड़। ठीक है, तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइए, फिर आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। लगता है यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं गया है, पता नहीं गया है कि नहीं गया है क्या नहीं है, पता नहीं। बच्चे क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे हैं। चलिए, थोड़े बहुत जो बच्चे जुड़े, बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे गुड आफ्टरनून कह रहे हैं और जो बच्चे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं उन सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जैसे कनेक्ट करना चाहते हो वैसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस होने वाला था एनसीईआरटी, जो कि आपका एससीईआरटी के अनुसार सिलेबस आपके बुक में दिया गया है, आपकी यूपी और आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में। जिसमें हमने पहला, जो कि हमारा पर्यावरण या प्रकृति एवं जीव जंतु था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था एक पूरे के पूरे टॉपिक में। और हमने स्टार्ट कर रखा था सेकंड टॉपिक, हमारे प्राकृतिक संसाधन। तो हमारे प्राकृतिक संसाधन जो है वो बहुत सारे हैं, तो उनको मैं 1 बाय 1 करके पढ़ा रहा था। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में ये बताया था। चैप्टर 2 हमारे प्राकृतिक संसाधन, संसाधन क्या है वो मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, और कैसे वो जैविक और अजैविक में बटे हुए हैं। अजैविक भी दो प्रकार के हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। और नवीनीकरण और अनवीनीकरण भी दो भागों में बटे हुए थे। मिट्टी, जल, वायु, सौर ऊर्जा थी, ये नवीनीकरण में यानी कि नव्यकरणीय में होता है। और जो खनिज और जीवाश्म ईंधन होता है वो अनवीनीकरण में होता है। तो मैंने आपको इसमें क्या स्टार्ट कर रखा था, मैंने आपको बोला था कि हम नवीनीकरण और अनवीनीकरण पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने आपको कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करके, एक अलग करके, मिट्टी, हमारी मृदा कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, वो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। क्योंकि अपने आप में ही अलग अलग टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। आज हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट, जल यानी कि पानी के बारे में, वाटर के बारे में। ठीक है, तो फिर देरी किस बात की, सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट चैप्टर 2 का पार्ट 1। वो 2 स्टार्ट करा था, ये पार्ट 1 मान लो या पार्ट 2 मान लो, जो कि है जल यानी कि वाटर। ठीक है सर, नोट्स कैसे बनाए डियर? जो मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, वैसे नोट्स बनाइए आप। बिहार के लोग भर सकते हैं, बिल्कुल डियर, कोई भी भर सकता है यूपी टेट को, कोई टेंशन लेने की वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर देरी किस बात की, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जल। अब ये जल की बात करी जाए तो जल आखिर कैसा, क्यों और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सरल शाब्दिक अर्थ में देखो यहां पर लिख दिया मैंने आपका लिए कि जल क्या है, एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसको रिसाइकिल करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम इसे रिसाइकिल करें तो। ठीक है, बात करें पृष्ठ, आपकी भूपृष्ठ की यानी कि हमारी जमीन की, तो उसका 3/4 भाग, कितना, 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। देखा जाए तो एनसीईआरटी के अनुसार कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी की हमारी पृथ्वी पर लगभग लगभग पृथ्वी का जो भाग है उसमें 70% जो भाग है वो किसका है, जल का भाग है। किसका भाग है? जल का। कई बुक में आपको 71 भी देखने को मिल जाएगा, हमें एनसीईआरटी कह रही है 70, तो हम 70 मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो भूमि है उसकी 3/4 भाग जो है किस चीज से ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो, जल ग्रह भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी ये ज्यादातर किससे ढकी हुई है, जल से ढकी हुई है, चाहे वो अलग अलग प्रकार को, चाहे समुद्री हो, नदी हो, नहर हो, झील हो, कुएं हो, किसी भी प्रकार की हो, तो क्या कहलाएगा आपका, जल कहलाएगा। जो कि क्या कहलाएगा हमारा ग्रह इस मुकाबिल, तो वो कहलाएगा जल ग्रह। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रख सकते हो इस बिंदु को। ठीक है, अब जो जल की बात करी जाए, ये जो मैंने अभी आपको बताया 70% जल, यहां पर अगर मैं लिख दूं
कि 70% जो है जल है हमारी पृथ्वी के ऊपर। इस जल को दो भाग में बांटा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जल के कितने प्रकार हैं, तो जल के दो प्रकार है। पहला हो जाता है आपका कठोर जल, जिसको सी वाटर कहा जाता है, और दूसरा मृदु जल यानी कि फ्रेश वाटर कहा जाता है। इसी को अलवणीय या लवणीय, लवणीय और अलवणीय भी जल कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये खारा होता है और ये मीठा होता है, ये पीने योग्य होता है, ये पीने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, एक बच्चा पूछ रहा है सर नवीनीकरण का मतलब क्या होता है? डियर आप लेट जुड़े हो, कल की क्लास देखो, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था। नवीनीकरण वो होता है जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो रिसाइकिल करके, और अनवीनीकरण वो होता है जिसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक बार इस्तेमाल करा तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो लेट जुड़े हो आप, प्रीवियस लेक्चर्स देखो, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला? जल जो होता है पृथ्वी पर हमारे 70% है, जो कि दो प्रकार के जल है, कठोर जल सी वाटर और मृदु जल यानी कि फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर की बात करी जाए तो हमारी पृथ्वी पर केवल 70% में से केवल 2.7% यानी कि 2.7% जो पानी का 70% है, उसका केवल 2.7% जो है वो क्या है? पीने मीठा पानी है, पीने योग्य नहीं है, मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है। पीने योग्य तो केवल 1% है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पीने योग्य पानी हमारे जमीन पर कितना है, तो पीने योग्य पानी केवल 1% है। ध्यान रखिएगा, पीने योग्य पानी जो है हमारी जमीन पर वो कितना प्रतिशत है? वो केवल 1% है। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर 2.7, जो मृदु जल है, मीठा पानी है, वो 2.7 है। इसी को ही 3 भागों में बांट सकते हैं। इसका आधे से ज्यादा भाग, 2.7 का आधे से ज्यादा भाग यानी कि 70% जो है वो ग्लेशियर में, हिमनद में, यानी कि जमा हुआ है, बर्फीली फॉर्म में है, जिसको आप पी भी नहीं सकते और इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिल्कुल कठोर बर्फ होती है, एकदम जमी होती है। ठीक है, साथ ही साथ में इसका जो 30% है वो लगभग लगभग अंडरग्राउंड में। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ 70 हो गया, यहाँ 30 हो गया, ये क्या मतलब हुआ? ये 100% तो यही हो गया। तो डियर ये कई बार है ना, बुक्स में आपको 70% की जगह 60% भी दे रखा है, और कई जगह 70% भी दे रखा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 70 और 60 मिक्स मैच हो गया है, कोई बात नहीं। अंडरग्राउंड का वाटर जो होता है वो 30% होता है। ठीक है, ये मान लो इसको 25 से 28% जो है अंडरग्राउंड का वाटर होता है। बाकी बचा हुआ जो है 10% वो कहां पर है? नदी नाले, ये जो लेक वगैरह होते हैं, रिवर्स वगैरह होती हैं, इनके अंदर हमारा ये बचा हुआ पानी है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला? यहां से आपको ये पता चला, सर क्लियर नहीं दिख रहा है तो डियर राइट हैंड साइड में 3 डॉट होते हैं, वहां पर जाकर वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाओ, अपने आप ही क्लियर देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, एससीईआरटी और एनसीईआरटी क्लास 5 की जो मटेरियल है वो सेम है? नहीं डियर, बिल्कुल सेम नहीं है, बहुत अलग अलग है दोनों। आपको दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना होगा, मेन ज्यादा फोकस करना होगा आपको एससीईआरटी में। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला कि जल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सी वाटर और एक फ्रेश वाटर। जो हमारी पृथ्वी पर 70% पानी है, उसका 2.7%, 2.7% वो केवल क्या है? मीठा पानी है, जिसमें से पीने योग्य पानी जो है वो केवल 1% है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, पीने योग्य पानी केवल 1% है, और ये 2.7% जो है इसका पानी अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे कि 10% जो है लेक नदी नालों में होता है, 30% अंडरग्राउंड में होता है, 60% जो है वो लगभग लगभग कहाँ देखने को मिलता है? ग्लेशियर, जो कि आपके ऊंचे ऊंचे हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमारा हिमालय की चोटी है, उन पर जमी हुई देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, यहां तक समझ में आ गया। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे कहते हैं स्क्रीनशॉट लेने दीजिए करें। ठीक है सर, सीटेट की सीडीपी यूपी टेट में भी काम आएगी? बिल्कुल काम आएगी डियर, क्यों नहीं काम आएगी। चलिए, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। अब मैंने अभी आपको बोला कि पृथ्वी के ऊपर जो जल है वो ग्लेशियर में है, या फिर धरती के नीचे है, या फिर वो आपका नदी नालों में है। तो इस हिसाब से आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे प्रकृति में जल के 3 रूप से मिलता है हमें, यानी कि जो हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण है, वो हमें जल 3 रूप में देता है। कौन कौन से 3 रूप में?
पहला ठोस यानी कि बर्फ, जो कि ग्लेशियर्स वगैरह जमे होते हैं वो हमें क्या होते हैं, वो बर्फ के रूप में ही तो हमको मिलते हैं। तो यहां पर आपको क्या पता चला कि पहाड़ों पर जो जमी हुई बर्फ है ना, वो क्या है, जल का एक ठोस रूप है, जो कि कई बार देखा होगा ना, ग्लेशियर टूट कर नदियों में मिल गया है, जिसके कारण उत्तराखंड में बहुत बाढ़ आ गई है। तो वो क्या है, सारे के सारे वो जल में नदियों में मिलती रहती हैं। ठीक है, पहला भाग प्रकृति जो हमें देती है पानी, वो ठोस रूप में देती है। दूसरा द्रव्य के रूप में, जैसे कि जो नदी है, तालाब है, कुएं हैं, नाले हैं, इन सभी के द्वारा जो हमें पानी मिलता है वो कैसा पानी होता है, बहता हुआ पानी होता है, यानी कि द्रव्य रूप में होता है, लिक्विड रूप में होता है, पानी होता है ये एक्चुअल। ठीक है, और तीसरा रूप होता है आपका गैस यानी कि भाप। अब यहां पर बोलोगे सर पानी भी भाप होता है, बिल्कुल डियर, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाष्पीकरण के द्वारा ही तो बारिश होती है, वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, फिर बादलों के बीच में संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर वो बादल के रूप में बरसते हैं। तो उसी अनुसार जो भी आपके नदियां हो गई, समुद्र हो गए, तालाब हो गए, झरने हो गए, इनके ऊपर जो हमारे वायुमंडल का जो हमारा सूरज है वो ताप छोड़ता है, गर्मी छोड़ता है, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो भाप बनकर उड़ता रहता है। तो वो क्या होता है, एक तरीके से वो भी हमारा जल का स्रोत होता है, जिसको हम गैसीय रूप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला, यहां से आपको यह पता चला कि पानी जो होता है हमारा प्राकृतिक, वो तीन रूप में देता है हमें, ठोस, द्रव्य और गैस के रूप में। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट टीचर के लिए भी है क्लासेस, डियर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सुपर टेट जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए है, यूपी टेट जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए है। मैं क्या बता रहा हूं इतनी देर से आप सभी को, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं जल का वितरण, कि जल को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी पृथ्वी के ऊपर 3/4 भाग जो आपका पृथ्वी है, जमीनी भाग 4 है, तो उसके तीन भाग पर क्या है, पानी ही पानी है। 70% पर क्या है, पानी ही पानी है। बाकी जो बचा हुआ आपका भाग है वो क्या है, हमारा थल है, यानी कि वो क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट जमीनी भाग है। इस हिसाब से पृथ्वी के ऊपर जल के जो स्रोत होते हैं वो 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के स्रोत हैं? पहला आपका धरातलीय स्रोत, क्या है, धरातलीय स्रोत। दूसरा आपका भूमिगत स्रोत, और तीसरा आपका हिमनद। और इन्हीं तीनों को हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है, और इन्हीं तीनों से आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देख लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से, और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में ये जो कंजूस बच्चे यहाँ पर बैठे होते हैं, लाइक नहीं करते वीडियो को, तो डियर लाइक कर दो। कम से कम 350 बच्चे लाइव हैं, और लाइक करा है केवल 150 बच्चों ने। तो जिसने लाइक नहीं करा लाइक कर दो, और साथ ही साथ में शेयर करो यार फटाफट। ठीक है, चलिए अब इन तीनों स्रोतों को हम पढ़ेंगे, धरातलीय, भूमिगत और हिमनद। ये तीनों के तीनों स्रोत जो होते हैं, यही मुख्य जल के स्रोत है हमारे पृथ्वी के ऊपर, और यहीं से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो पहला पार्ट लिख लीजिए अपना, धरातलीय स्रोत। अब ये धरातलीय स्रोत क्या होते हैं, तो शाब्दिक अर्थ में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला जल धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आता है। जैसे कि समुद्र हो गया, नदियां हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गई, ये क्या है, ये जमीन के ऊपर होती है, जमीन के अंदर थोड़ी होते, जमीन के ऊपर होती है। समुद्र भी जमीन के ऊपर है, नदी भी, नाले भी, तालाब भी, सब जमीन के ऊपर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, धरातलीय स्रोत कहेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में सागर की बात करी जाए तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग जो है वो कहां है, महासागरों में और सागरों में। आप सभी को पता है पृथ्वी के ऊपर जो 70% पानी है उसमें तो अधिकतर महासागर और सागरों में ही है। केवल 2.7% वो क्या है, फ्रेश वाटर, जो कि नदी, नाले, तालाब, अंडरग्राउंड या फिर ग्लेशियर के रूप में हमें मिलता है। ज्यादातर पानी तो समुद्री और महासागर और सागरों में है। ठीक है, समुद्र का ये जो जल जो होता है वो बहुत खारा होता है, इसलिए इस कारण हम इसको पी नहीं सकते हैं। अगर आप इसको पियोगे तो ना पीने से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ओके, इसलिए ये जो पानी होता है वो किस काम आता है, तो जलीय जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, उनके पोषण के लिए काम आता है। अब यहां पर कहेंगे कैसे, तो आपको भी पता होगा कुछ मछलियां जो होती हैं वो फ्रेश वाटर की होती हैं, और कुछ मछलियां जो होती हैं वो सॉल्टी वाटर यानी कि खारे पानी की होती हैं। तो जो खारे पानी के पौधे होते हैं,
जलीय जीव जंतु होते हैं उनके लिए तो ये वरदान है, लेकिन जो फ्रेश वाटर के लिए उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। ओके, इसलिए ये जो समुद्र का जल है वो केवल इनके लिए उपयुक्त है, इनको ये पोषण देता है। और ये समुद्र के जल से हम क्या बनाते हैं, तो हम बनाते हैं नमक, जिसको आप बोल सकते हो सोडियम क्लोराइड, जो कि हम खाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपका। फॉर एग्जाम्पल के रूप में समुद्र के किनारे हम क्या कर लेते हैं, क्यारियां बना लेते हैं और उसमें समुद्र का पानी भर देते हैं, और सूरज की किरणों से वाष्पीकरण इवेपोरेशन होता है, पानी उड़ जाता है और व्हाइट व्हाइट सा तरल वहीं रह जाता है जो कि नमक के रूप में, बाकी उसको हम छान कर रिफाइन करके नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे तो ध्यान रखिएगा। अब देखो नमक की बात आई है, नमकीन पानी की बात आई है, तो इजराइल के अंदर, कहां पर, इजराइल के अंदर पर एक सागर है जिसको डेड सी यानी कि मृत सागर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये पानी जो है वो इतना खारा है कि इसके 1 लीटर पानी के अंदर 340 ग्राम नमक, कई बुकों में इसको आपको 300 ग्राम दे रखा होगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू बता रहा हूं एनसीईआरटी के अनुसार। ये जो आपका सागर है इजराइल के अंदर, मृत सागर डेड सी, इस पानी के अंदर इतना नमक होता है, ये इतना खारा होता है कि 1 लीटर अगर आप पानी लोगे ना तो उसमें 340 ग्राम, कम से कम 1/3 जो है वो क्या देखने को मिलेगा आपको, नमक देखने को मिलेगा। और ये इतना खारा पानी होता है कि अगर आप इसके ऊपर लेट जाओगे तो आप इसमें डूबने की कोशिश करोगे, आत्महत्या करने की कोशिश करोगे तो डूब नहीं पाओगे। ओके, इतना खारा पानी होता है इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नदी, तालाब एवं झील के बारे में। आप सभी को पता है मानव का जो जीवन है वो सबसे ज्यादा इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। गांव घरों के इलाके में आज भी नदी, तालाब और झीलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरों में तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये खराब ही हो रहे हैं, फैक्ट्री का पानी इसमें दूषित ही किया जा रहा है। जैसे पढ़ सकते हो कि अधिकांश नदियों का जल दिन प्रतिदिन मानव द्वारा क्या करा जा रहा है, गंदा किया जा रहा है, और हमें इनके जल को स्वच्छ रखने हेतु मिलकर प्रयास करना चाहिए। अब इसी जल को स्वच्छ रखने के लिए काफी पहले 1992-93 के आसपास यूएन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 21वें एजेंडे के तहत। देख सकते हो 21वें यानी कि 21st एजेंडे के तहत 1992 में ब्राजील में यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उन्होंने कहा था कि हमें जल बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। इसी के रूप में उन्होंने विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया, और अगले साल 1993 में 22 मार्च को, कब, 22 मार्च को जल दिवस मनाने की बात कही गई। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 22 मार्च को। कब की गई थी इसकी शुरुआत, तो 21वें एजेंडे 1992 में इसकी सलाह हुई थी, बात हुई थी, मशवरा हुआ था, और 1993 में पहली बार मनाया गया था। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इस बात को। ठीक है, आगे बात करें तो सेकंड पार्ट आ जाता है आपका भूमिगत जल स्रोत। पहले हमने बात कर लिया धरातलीय जल स्रोत के बारे में। धरातलीय जल स्रोत में आपके वो सारे के सारे जो जल जो धरती के ऊपर है। अब बात कर लेते हैं भूमिगत जल के बारे में, जो जल भूमि के अंदर है। यहां पर देख सकते हो लिख रखा है, धरातल पर पाए जाने वाले जल का कुछ भाग जो है वो रिस रिस कर, यानी कि धीरे धीरे रिस रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बारिश में देखा होगा आपने, बारिश हुई और बारिश का पानी जमीन पर गिरा, जमीन जो है धीरे धीरे पानी को सोख लेती है और वो अपने जमीन के अंदर ले जाती है। तो रिस रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। और यह जल जो है वो सबसे अधिक शुद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। ऊपर देख सकते हो, ऊपर की पहली परत जो होती है मिट्टी की होती है, फिर नीचे जाओगे थोड़े कंकर, रोड़ी, बदरपुर वगैरह देखने को मिलेगा, उसके नीचे थोड़ा और जाओगे चट्टानी देखने को मिलेंगी, उसके नीचे जाके जब जाके पानी सेव होता है, यानी कि नेचुरल क्या है, आरओ है, नेचुरल फिल्टर लगा हुआ है। धीरे धीरे पानी जो है वो नीचे जाकर इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल सबसे स्वच्छ और सबसे शुद्ध पानी होता है, जिसको मनुष्य कुएं की हेल्प से, हैंडपंपों की मदद से या फिर नलकूपों की मदद से इस्तेमाल से जमीन के बाहर निकालता है और उसको इस्तेमाल करता है। ओके, तो इसी चीज के अनुसार जो वर्षा के जल होते हैं उसको तालाब, झीलों, बांध एवं खेतों में रोककर भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है।
कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर बारिश के पानी को आप इस्तेमाल करोगे, संरक्षण करोगे या फिर उसको बचा के रखोगे तो इससे क्या होगा, तो इससे आपका भूजल स्तर क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, जिसको आप इस जो जल आपने रोका है, बचा कर रखा है, उसको आप अलग अलग कामों में इस्तेमाल करोगे तो धीरे सी बात है, नेचुरल सी बात है, जमीन का पानी निकलेगा नहीं और वो धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ता हुआ जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इस प्रकार के जल को जब आप सेव करते हो तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जल पुनः भरण, जिसको आप रिचार्ज भी बोलते हो। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब जल को आप धीरे धीरे इकट्ठा करोगे, संरक्षण करोगे तो क्या करेगा, रिचार्ज हो जाती है क्या, जमीन, जिसका पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जल पुनर्भरण कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाए आपसे कि इस प्रकार के जल को अगर आप रोकते हो तालाबों में, झीलों में या बांध बनाकर, तो उसको क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मनुष्य ने अपनी इतनी तरक्की के पीछे ये जो वर्षा का पानी है, जिसको आप ये लगा लो कि जब वर्षा होती है तो उसको आप छू भी नहीं सकते जब तक आप बर्तन में इकट्ठा करते हो, लेकिन मनुष्य ने इस पानी को भी क्या कर दिया है, गंदा कर दिया है, इस पानी को भी क्या कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। कैसे, तो अलग अलग फैक्ट्रियां लगाकर, अलग अलग उद्योग शुरू करके जो धुआं होता है वो अपना जहरीला सा जहरीला धुआं जो है वो वायु में छोड़ रहा है। अब जब वर्षा होती है तो वायु के संपर्क में तो आएगी, तो धीरे धीरे वायु के संपर्क में आने की वजह से वो पानी भी क्या होता है, वो जहरीला हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हो, अम्लीय वर्षा या फिर एसिड रेन कहते हो। और वो किस कारण होता है, तो वो दो इंपॉर्टेंट गैस है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट गैस है आपका वो नाइट्रो ऑक्साइड है। ध्यान रखिएगा, कोई सा भी देखने को मिल जाए, वो नाइट्रो ऑक्साइड देखने को मिल जाए, NO2 देखने को मिल जाए, ये सल्फर डाइऑक्साइड में देखने को मिल जाए, यानी कि SO2 देखने को मिल जाए, ये दोनों गैस जो होती हैं वो हमारे वायुमंडल में ये अलग अलग उद्योग, अलग अलग फैक्ट्रियों से निकलता है, और जब ये पानी के संपर्क में आता है तो एक नाइट्रिक एसिड, क्या, नाइट्रिक एसिड का बनाता है, और वो क्या होता है, तेजाब की तरह काम करता है। कैसे, तेजाब की तरह काम करता है, और इसी कारण एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा होती है। और जो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ताजमहल का रंग धीरे धीरे सफेद से पीला पड़ता जा रहा है, वो क्यों पड़ता जा रहा है, संगमरमर जो होता है वो सबसे ज्यादा इससे इफेक्टेड होता है, इसके बाद में पेड़ पौधे भी वगैरह भी इससे इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो SO2 और NO2 की वजह से जब जल के संपर्क में आते हैं तो वो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो कि अम्लीय वर्षा के कारण कहलाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए आपसे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। वही वाली बात है, मनुष्य जहां नहीं गया, जो जहां नहीं जा पाया वहां मनुष्य पहुंच गया, जिसको हम छू नहीं सकते, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बारिश के ऊपर, उसको भी हमने दूषित कर रखा है सर। ठीक है, बच्चे, मैंने आपको कितनी बार बोला है, ये सुपर टेट, यूपी टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जूनियर प्राइमरी सबके लिए, ये बार बार आप क्वेश्चन वही रिपीट कर रहे हो, पता नहीं बच्चे शायद लेट जुड़ रहे हैं इसलिए पता नहीं चल पा रहा उनको। ठीक है, तो ये था आपका भूमिगत जल का स्रोत। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे स्रोत के बारे में, जो कि आपका हिमनद यानी कि ग्लेशियर के रूप में। जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हो, यह इमेज आप देखिए, इतना बड़ा ये जो बर्फ का पहाड़ सा था वो टूटकर कहां मिल रहा है, नदी में मिल रहा है। अब ये नदी में मिलेगा तो नदी का पानी बढ़ जाएगा, धीरे धीरे ये पिघलेगा और आगे जाकर नदियों के रूप में हम मनुष्य को मिलेगा। तो ये तीसरा स्रोत होता है जो कि ग्लेशियर यानी कि हिमनद कहलाता है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का एक बड़ा भाग पर्वतीय चोटियां होती हैं, जो हमारे पहाड़ की चोटियां होती है, ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, जो ठंडे इलाके होते हैं, वहां पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। और इन्हीं चोटी पर जमी बर्फ जो है वो पिघलने से प्राप्त जल जो हमें नदियों द्वारा उपलब्ध होता है, वही क्या होता है, वो हिमनद का पार्ट होता है। ठीक है, पूछा जाएगा, ऐसे तो क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मैं आपको जल पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना मेरा फर्ज था। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। जल के 3 स्रोत बनाए मैंने आपको, आपका पहले बताया जल के उधर जमीन के ऊपर, फिर धरातलीय यानी कि फिर भूमिगत यानी कि जमीन के नीचे, और फिर आपका हिमनद यानी कि जो जमे हुए फॉर्म में है। तो तीनों हमने पढ़ लिए, चाहे वो आपका गैस के रूप में हो, चाहे आपका वो तरल के रूप में हो, चाहे आपका वो ठोस के रूप में हो। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो जल है वो उसका वितरण प्रतिशत में कैसे किया गया है। अब यहां पर देखिए एनसीईआरटी में कुछ अलग है, एससीईआरटी में कुछ अलग है, ज्यादा कुछ नहीं है, जो अलग है वो मैं अभी आपको बता दूंगा वो क्या अलग है। ठीक है, ये देखिए ये एक चार्ट बना हुआ है कि पृथ्वी के ऊपर जल जो है वो इस प्रकार से बटा हुआ है। पहला जो हमारे महासागर है, जो हमारे सी है, बड़े बड़े महासागर है, उसके अंदर जो पानी है वो कितना प्रतिशत है, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत वहीं पर ही हमारे पानी का, जो कि 97.3%, 97.3% जो पानी है वो कहां है, महासागरों में। दूसरे बात करें बर्फ के रूप में, जैसे कि हिमनद, इसका ये कहा जाता है लगभग लगभग 2% पानी जो है वो इसमें ऐसे हिमनद यानी कि बर्फीले फॉर्म में हमारे पृथ्वी पर है। तीसरी बात करी जाए भूमिगत जल स्रोत जो कि जमीन के अंदर होता है, वो कहा जाता है 0.68, ध्यान रखिएगा 0 लिख लो या 0.68 लिख लो, कुछ भी लिख लो, वो आपका यही कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो पानी है वो कहां मिलता है आपको, जमीन के नीचे मिलता है। इसके अलावा जो झीलें हैं हमारी, वो झीलों में जो मीठे पानी की झील बोल रखी है, अलवणीय बोल रखा है, ओके, वो कौन सी होती है, 0.009%, ध्यान रखिएगा 0.009% जो पानी है वो कहां पर है, वो झीलों में है, मीठे पानी के रूप में है। ठीक है, परसेंटेज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्थलीय, जो कि समुद्र के रूप में या फिर नमकीन झीलों के रूप में, वो 0.009% है। और यही प्रतिशत जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। एससीईआरटी में बोला गया है आपका, ध्यान रखिएगा 0.0009, ये बोल रखा है आपका एससीईआरटी में, और ये बोल रखा है आपका एनसीईआरटी में। मुझे ज्यादा ऑथेंटिक एनसीईआरटी बुक लगती है, इसलिए मैंने आपका एनसीईआरटी का डाटा यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप तो देख लीजिएगा 0.009% जो है वो कहां पर है, वो खारा पानी, नमकीन झीलों और समुद्र के रूप में है, और एससीईआरटी में एक जीरो और बढ़ा दी गई है। ठीक है, आगे बात करी जाए वायुमंडल में, जो कि गैस के रूप में देखने को मिलता है, वो 0.0019% पानी है जो कि वायुमंडल में है। और साथ ही साथ में नदियों में पानी की बात करी जाए तो 0.0001% पानी जो है वो नदियों में है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डाटा आप ध्यान रख सकते हो। इस पूरे के पूरे डाटे में से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। एक ये रहा, किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये पूरा का पूरा आपको ध्यान होना चाहिए, ये पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहीं पर ही एक बिंदु आ जाता है, एक नेक्स्ट बिंदु, वो है तरुण संघ भारत या फिर तरुण भारत संघ बोल सकते हो आप इसको। ये है क्या, तो ध्यान रखिएगा, एक जो है आपके नाम जो है आपके राजेंद्र सिंह, ध्यान रखिएगा राजेंद्र सिंह जो है, इनको सरकार के द्वारा मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। किस लिए, तो राजेंद्र सिंह जो है वो जयपुर के अंदर, ध्यान रखिएगा ये बात कही गई है, राजस्थान के अलवर जिले की बात है ये। ठीक है, ये जो थे राजेंद्र सिंह, ये जो थे वो शिक्षा मंत्रालय में नौकरी करा करते थे, एज ए सरकारी नौकरी, अच्छी खासी शिक्षा मंत्रालय में नौकरी थी, लेकिन इन्होंने शिक्षा मंत्रालय से अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर इन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई, किस चीज की, नागरिकों को पानी की पूरी व्यवस्था की जाए। और कुछ लोगों की मदद से, चंद लोगों की सहायता से इन्होंने एक संघ बनाया जिसका नाम था तरुण भारत संघ। और आगे चलकर यही तरुण भारत संघ जो है वो राजस्थान के इलाकों में जहां जहां जल की कमी होती है वहां पर ये जल का क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। कैसे, तो वहां पर जो पुरानी पड़ी झीलें होती है जो धीरे धीरे सूख चुकी हैं, उनको पुनर्जीवित करते हैं, नए बनाते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा उस प्रकार से कार्य करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तरुण भारत संघ के बारे में तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे बिंदु। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके पूछे जा सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो यहां से आपका ये पूरा का पूरा जल का बिंदु जो था, जल का चैप्टर था, वो जो खत्म हो गया है। अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। क्या बोल रखा है, देखिए बोल रखा है पृथ्वी पर पीने योग्य पानी। अब ध्यान रखिएगा यहां पर बोल रखा है पीने योग्य पानी। पीने योग्य पानी जो है वो कितना है, जल्दी से बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा इसका आंसर। पीने योग्य पानी बोला, ध्यान रखिएगा मैंने बोला था जमीन के ऊपर जो फ्रेश वाटर है वो कितना है, वो 2.7% है, लेकिन इसका पीने योग्य पानी जो है वो केवल कितना है, 1% पानी है।
क्योंकि जो जमा हुआ पानी है 70% के लगभग, वो कैसा है, ग्लेशियर है, हिमनद है, उसको हम पी नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन ए होना चाहिए था, 2 लिख रखा है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए 1% जो है वो बिल्कुल सही आंसर था। तो जिस जिस बच्चों ने ए लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या बोल रखा है, वर्षा जल संचयन या फिर संरक्षण का सबसे प्रमुख उपयोग होगा, यानी कि जब वर्षा होती है उसका पानी आप रोक कर रखते हो, इस्तेमाल करते हो, तो उससे क्या इंपॉर्टेंट होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब जल का पानी आप इस्तेमाल करोगे वर्षा का, तो धीरे धीरे जो भूमिगत जल होगा वो धीरे धीरे रिचार्ज होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी बताया था ना मैंने आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण संघ नामक जो समूह है वो किस चीज से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है किस चीज से संबंधित है, पढ़ो और बताओ सही आंसर क्या होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए नहीं, पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित या पुनर्जीवित करने से, बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को नहीं, स्कूल में दोपहर का भोजन नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि तरुण भारत संघ, मैंने आपको बोला था, ये ऐसा संघ है जो कि पुरानी पड़ी झीलों को दोबारा जीवित करते हैं या फिर नई बनाते हैं, जो कि पानी की दिक्कतों को दूर किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए मृत सागर क्या है। तो मैंने आपको बताया था मृत सागर क्या होता है, तो डेड सी इसका इंग्लिश में नाम है, जिसमें कहा जाता है कि 1 लीटर पानी के अंदर लगभग 340 ग्राम क्या होता है, नमक पाया जाता है। तो ये क्या कहा जाता है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा ज्यादा नहीं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना नहीं, ऐसा सागर जिनका पानी जैन नहीं, और ऐसा सागर जो सभी महासागरों या सागरों से ज्यादा नमकीन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ये जो था, इसके 1 लीटर पानी के अंदर लगभग 340 ग्राम नमक देखने को मिलता है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रखा है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने आपको बोला था 1992 में यूएन के कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया था, वो 21st एजेंडा के अनुसार आपको जल दिवस मनाया जाएगा कब, तो 22 मार्च को। कब, 22 मार्च को 1993 में पहली बार मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4, जिस जिस बच्चों ने लगाया 4th इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल 4th इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रखा है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, या फिर बोल सकते हो कि एसिड रेन वो क्या करवाता है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड। जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा बताएगा इसका सही आंसर। मैंने 2 गैसें बताई थी, क्या बताई थी मैंने आपको, 2 गैसें, SO2 और NO2। तो जल्दी से बताइए, इसमें आपका एक दिख रहा है, वो जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4th। जिस जिस बच्चों ने इसको ऑप्शन नंबर 4th लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। पानी के साथ मिलने के बाद ये नाइट्रिक एसिड बनाते हैं जो कि अम्लीय वर्षा करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए क्या होगा, गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी कहां से निकलती है, ये डायरेक्टली यूपी टेट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी से बताइए कहां से निकलती है। मैंने आपको बताया था कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो था नहीं है। तो क्या है आपका, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा नेक्स्ट चैप्टर, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज में आपका पहला जो मृदा था, मिट्टी था, वो खत्म हो गया, दूसरा जल खत्म हो गया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में वायु के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ में मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूं, और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो डीके एकेडमी है, हमारी लर्निंग ऐप है, ये थोड़ा सा है ना, इसमें एरर आ रहा है, इस पे काम चल रहा है, एरर आ रहा है, ये ओपन नहीं हो रहा होगा, डाउनलोड नहीं हो रहा होगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल तक ये ठीक हो जाएगा, फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है,